नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। G20 शिखर सम्मेलन में प्रमुख नेताओं से हुई बातचीत को पीएम मोदी ने बताया शानदार। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर हुई चर्चा। G20 देशों ने ब्राजील में रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र को किया अंगीकृत। घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए पहल की अपील। दिल्ली एनसीआर में बिगड़े प्रदूषण के हालात। जेएनयू समेत दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से ऑनलाइन क्लास। नोएडा, गाजियाबाद के स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई। महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान कल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं पोलिंग पार्टियां। और महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत जापान की भिड़ंत। शानदार फॉर्म में चल रही है टीम इंडिया। और अब विस्तार से समाचार। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। ब्राजील में पीएम मोदी ने दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ संवाद कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण बताया और एक वीडियो भी साझा किया। पीएम ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस संवाद को सुखद और सार्थक बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक भलाई के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी प्रधानमंत्री मोदी ने रियो G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत की। उन्होंने इस मुलाकात को बहुत ही शानदार बताते हुए मिस्र के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा कि उनकी बातचीत का मुख्य केंद्र रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर था। दोनों ने इस बात पर भी चर्चा की कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और अन्य समान क्षेत्रों में सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि भारत और इटली के बीच की मित्रता वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जुटे विश्व के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट जैसे वैश्विक मुद्दों के जल्द समाधान पर जोर दिया। सम्मेलन के घोषणा पत्र के अनुसार नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। सम्मेलन में संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी वैश्विक समस्याओं का हल तलाशने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि शांति द्वारा ही सतत विकास और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताते हुए व्यापक, न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया गया। इसके साथ ही शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए यूएन चार्टर को मार्गदर्शक मानने पर बल दिया गया। पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता जताते हुए गाजा में मानवीय त्रासदी और लेबनान में बढ़ते टकराव का उल्लेख किया गया। घोषणा पत्र में मानवीय सहायता, प्रयासों के विस्तार और आम लोगों का जीवन बचाने की तुरंत जरूरत को भी रेखांकित किया गया। घोषणा पत्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति समर्थन दोहराया गया, जिसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन 2 स्वतंत्र देशों की स्थापना का प्रावधान है। गाजा और लेबनान में व्यापक संघर्ष विराम का भी घोषणा पत्र में समर्थन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर ब्राजील से गयाना पहुंचेंगे। गयाना में रह रहे भारतवंशियों के लिए यात्रा कई मायनों में खास साबित होने वाली है। डीडी न्यूज संवाददाता ने बात की गयाना में कार्यरत भारतवंशी वित्त विशेषज्ञ और गयाना के सबसे बड़े बैंक डेमेरारा के चेयरमैन प्रवीण तवे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाना दौरे से
दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों में को किस तरीके से और मजबूती मिलेगी, किन क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें, क्या दोनों के देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रवीण दवे जी, जो गायसिको लिमिटेड जो है यहाँ की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उसके चेयरमैन रह चुके हैं। इसके साथ साथ जो है डेमरारा बैंक के ये सीईओ भी रह चुके हैं और फिलहाल जो है ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, यहाँ पर गयाना में है। हम लोग इस वक्त जॉर्ज टाउन में। सर, दूरदर्शन न्यूज से बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं आप, दोनों देशों के रिश्तों को अगर देखा जाए, गयाना और भारत के रिश्ते को? 2000 में मोदी जी यहाँ आए थे। जब वो यहाँ आए थे तब मैंने एक सवाल पूछा, साहब ये कंट्री कैसा है? तो उसने बोला आपके पास रिसोर्सेज क्या है? मैंने बोला यहाँ का गोल्ड है, डायमंड है, लंबर है, फिर राइस है, शुगर है, ऑल दिस इज। इसे नहीं आप भूल रहे हैं, यहाँ का सबसे बड़ा रिसोर्सेज है, वाटर है, एयर है और लैंड है। आप इसको काउंट नहीं करते हैं। आप यदि ये कंट्री अपना प्लानिंग इस रिसोर्सेज पे करे तो ये कंट्री कैन डेवलप लाइक एनीथिंग। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के इस विजिट को, तो इंडिया के लिए क्या आप कह सकते हैं, क्या टेक अवे रहेगा इंडिया के लिए, और गयाना के लिए क्या टेक अवे? गयाना में गायसुको दैट मीन शुगर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन वो इट इज इन ए वेरी चैलेंजिंग पोजीशन, फाइनेंशियली, मैनेजरियली, ऑपरेशनली वो बहुत खराब परिस्थिति में है। गयाना कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इंडिया इन शुगर प्रोडक्शन and then it can revive its sugar production here and Gaisuko operations here. दूसरी एक एरिया है जो फाइनेंस वाला है। हमको मालूम है कि हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। आज इंडिया में ये चीज़ है कि आप बटन दबा के मिलियंस ऑफ लोगों को आप अपना पैसा पहुंचा, दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज नीड। डिजिटल पेमेंट, पिछले 5 वर्षों में 40% का इजाफा हुआ है जीडीपी में। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए यहाँ पर चाहे इनके बुनियादी ढांचों को विकसित करना हो या फिर कृषि के क्षेत्र में जो विकास को लेकर के हो, उसमें भारत का सहयोग एक काफी गयाना के लिए काफी मायने रखेगा। और साथ साथ जिस तरीके से एक बड़ा ऑयल हब के रूप में गयाना को देखा जा रहा है, उसमें भारत जो है निवेश कर सकता है, जो कि भारत के लिए भी, भारत की इकोनॉमी को, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, जॉर्ज टाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के अंतिम चरण में गयाना जाएंगे। गयाना की करीब 40% जनसंख्या भारतवंशी है। वहीं गयाना में प्रवासी भारतीयों से संबंधित एक विशेष स्मारक है जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली बार गयाना लाए गए भारतीयों के उस वक्त की झलकियां प्रस्तुत करते हैं। हमारे संवाददाता ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। ये जो मॉन्यूमेंट दिख रहा है, ये वो मॉन्यूमेंट है जहां पर पहली बार जो भारतीय है उनको लेकर तकरीबन 180 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से उन्हें यहाँ पर लेके आया गया और ये उन्हीं की याद में बनाया गया है। किस तरीके से आए, किस वेशभूषा में आए, जो अपने पारंपरिक रूप ढंग कह सकते हैं आप इनको, ढोल देख सकते हैं, हाथ में खाने का बर्तन देख सकते हैं, एक औजार देख सकते हैं। वो जिस परिवेश में वो लोग आए थे यहाँ पर गयाना, ये उसी की एक झलक है जो कि यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है वो इसको यहाँ पर, इसको एक मॉन्यूमेंट की तरह यहाँ पर उन्होंने इसे जो है अभी तक जीवित रखा हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी से भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अब तकरीबन 1968 के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गयाना पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसको लेके क्या एक्साइटमेंट है, इस मॉन्यूमेंट के बारे में भी जानेंगे। ये जो मॉन्यूमेंट है ये बहुत पुराना, जो लोग इधर आए थे इंडिया से जहाज में आफ्टर बहुत दिन के बाद ट्रैवल करने के बाद उनके वॉयज पर इधर पहला एक हाइबरी करके जगह में सब लोग उतरा। जब उतरा गया यही सीन उनको डिस्क्राइब किया है। वो स्कल्पचरर्स ने इंडिया से ये सब बना के भेजा है। 5-6 साल के पहले ये इधर तैयार किया गया और इधर डेसिग्नेट किया है इंडियन मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट हमको सब दिवाली सेलिब्रेशन और पागवा सेलिब्रेशन सब कुछ हम इधर ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अब यहाँ पर। हाँ जी। क्या एक्सपेक्टेशन है उनको लेके, कितना आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट है, क्या प्लान किया आप लोगों ने उनके लिए? वो जो भी वो होने वाला है, हमारा कैपिटल सिटी जॉर्ज टाउन में बहुत हो जाएगा।
ये अब हमारा एक्सपेक्टेशंस है मोदी जी आने के बाद वी विल हैव बहुत रिलेशन तो बहुत हो जाएगा। एजुकेशन सेक्टर में एक सिनेमाटोग्राफी इंस्टीट्यूट खोलने का इधर, और इंडिया गवर्नमेंट और क्रिकेट इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए भी हम मन्नत कर रहे हैं अभी इधर। भारतीय मूल के लोग हैं, वो गायना और इंडिया के रिलेशनशिप को अब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग टाई अप दोनों के बीच में हो, ताकि उसका जो फायदा हो वो यहाँ के लोगों को मिल सके, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको भी मिल सके, जो यहाँ के और अन्य लोग हैं जो निवासी हैं उनको मिल सके। तकरीबन 8 लाख की जो है पूरी पॉपुलेशन है यहाँ पे, और बताया जाता है कि 40% यहाँ पर जो है वो भारतीय मूल के लोग हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है वो न सिर्फ गायना के लिए बल्कि भारत के लिए भी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसको काफी मजबूती देगा। कैमरामैन सैंथिल और सौरभ बक्सी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गायना। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है और आंखों में भी जलन हो रही है। सर्दी और खांसी आम बात हो गई है। जी हां, देश की राजधानी का पिछले कई दिनों से यही हाल है। वायु प्रदूषण से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज सुबह AQI करीब 500 तक पहुंच गया। लोग अब मास्क पहनकर घरों से निकल रहे हैं। जानकार कहते हैं कि वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के करीब होना बताता है कि हवा में विषैले कणों की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि ये सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र कम है या ज़्यादा है और जिन्हें सांस की बीमारियां हैं। आम लोग भी अब दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का मॉर्निंग वॉक पर निकलना बंद हो गया है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप 4 लागू हो चुका है। पानी का छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा फायदा होता नहीं दिखता। उधर हिमाचल में सुक्खू सरकार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक नए मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का यह आदेश बिजली कंपनी की रकम न लौटाने से जुड़े केस में दिए गए हैं। दरअसल सैली हाइड्रो पावर कंपनी के नाम की इस कंपनी का हिमाचल सरकार पर 64 करोड़ रुपए अप फ्रंट प्रीमियम बकाया है, जिसका भुगतान नहीं करने के मामले में ये आदेश उच्च न्यायालय ने जारी किया है। न्यायालय ने कंपनी के हित में फैसला देते हुए हिमाचल प्रदेश की दिल्ली स्थित संपत्ति हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 64 करोड़ रुपए पर ब्याज की राशि का भी भुगतान करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 दिसंबर को होनी है। वहीं हिमाचल में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार में हिमाचल भवन जैसे जो हमारे बहुत सम्मान के जो जगह है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो नीलाम हो रही है, वो अटैच कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए 2 साल पुरानी बातों को छोड़ करके वर्तमान में वो 2 सालों में क्या कर पाए। हिमाचल नीलाम होने की स्थिति में हो गया है, हिमाचल गिरवी होने की स्थिति में हो गया है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार की। इस मामले पर बीजेपी मीडिया सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया ताकि बिजली कंपनी उसे नीलाम कर अपने करोड़ों रुपए की बकाया रकम वसूल कर सके। अमित मालवीय ने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश का जिक्र करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा है जिसमें प्रधान सचिव बिजली को फैक्ट फाइंडिंग जांच कर उन अधिकारियों का पता लगाने के आदेश दिए हैं जिनकी वजह से बिजली कंपनी की रकम अदालत के आदेशों के बाद भी जमा नहीं कराई गई। मालवीय ने पूछा है कि खजाना कांग्रेस के नेताओं ने उड़ाया तो गाज अधिकारियों पर क्यों गिरे। अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की खटाखट राजनीति का खामियाजा हिमाचलियों को दिल्ली में हिमाचल की पहचान बन चुके हिमाचल भवन को गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। अमित मालवीय ने इस घटना को हिमाचल वासियों की प्रतिष्ठा पर बड़ा धक्का बताया है। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve
MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। महाराष्ट्र में कल एक चरण में विधानसभा चुनाव होना है। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक साथ होने वाले इस मतदान के लिए चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। महायुति गठबंधन में भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP शामिल है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, UBT और NCP शरद पवार शामिल है। महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात करें तो बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना 81 सीटों पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस के 101 उम्मीदवार मैदान में है। शिवसेना ने 95 और NCP ने 86 उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं अन्य पार्टियां जैसे बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन भी चुनावी मैदान में हैं। BSP ने 237 उम्मीदवार उतारे हैं और AIMIM ने 17 उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 11 जिलों के 38 सीटों पर मतदान होगा। 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 28 सीटों पर NDA और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उसमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, सीता सोरेन, सुदेश महतो जैसे बड़े नेताओं के नाम हैं। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। दूसरे चरण में कुल 14,218 बूथ बने हैं, जिनमें कई विशेष बूथ महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। 20 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए देवघर स्टेडियम से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। मतदान में सिर्फ मतदाताओं का उत्साह ही नहीं देखा जाता, बल्कि मतदान कर्मी भी उत्साह से लबरेज नजर आते हैं। देवघर के कुमैठा स्टेडियम में हमारे सहयोगी राजेश राज ने जहां पोलिंग पार्टी का जायजा लिया, वहीं मतदान कर्मियों से विशेष बातचीत भी की। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण में होने वाले मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करने के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। सारठ, देवघर और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के जो पोलिंग कर्मी हैं उनको ईवीएम मशीनों के साथ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच कुमैठा स्टेडियम देवघर से रवाना किया जा रहा है। आइए आपको हम ले चलते हैं स्टेडियम के भीतर अपने कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ और दिखाते हैं कि तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं। क्या लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदान की जो भूमिका है वो सबसे बड़ी है और उसमें एक मतदान कर्मी होने के नाते आपकी जो भूमिका है वो भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा प्रयास रहा है कि जितना वोटर लिस्ट में लोग हैं करीब करीब लोग वोट दे और इस महापर्व को सफल बनावे। लोकतंत्र के महापर्व में
हम भी सहभागी बने हैं, ये गौरव का विषय है और आज जो है सो बहुत आनंदित है। हमारी टीम जो है सो तैयार है। हम लोग निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएंगे। एक जमाना था जब झारखंड में नक्सल समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता था और मतदान कराना बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ करता था, लेकिन अब नक्सल घटनाओं में बहुत कमी आई है, जिसकी वजह से स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना प्रशासन के लिए थोड़ा आसान जरूर हुआ है। पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचकर हर हाल में ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि वोटिंग लिस्ट में जिन लोगों के भी नाम हैं वो छूटे नहीं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ देवघर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। 14,918 मतदान केंद्रों में 7,000 क्रिटिकल और 900 नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र भी शामिल हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे ही नक्सल प्रभावित गिरिडीह के दुर्गम इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। इस समय हम गिरिडीह की जलेबी घाटी इलाके में हैं और ये वो घाटी है जहां पर एक समय में नक्सली आतंक की गूंज हुआ करती थी, लेकिन इस समय यहां पर कई वर्षों से शांति है और 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता तैयारियां की हैं। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो घाटी के साथ साथ अंदरूनी जो इलाके हैं वहां पर तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये तमाम जो सीएफ हैं उनकी जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और इस तरीके से जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, जिससे कि लोग निष्पक्ष और निर्भयपूर्ण होकर अपना मतदान कर सकें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दे सकें। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, जलेबी घाटी, गिरिडीह, झारखंड। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित 12 जिले में भी इस योजना के चलते लोगों के पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर व्यक्ति को पक्का आवास देने की दृढ़ संकल्पता अब धरातल पर उतर चुकी है। जिन लोगों को आवास मिल चुके हैं वो सरकार को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है उसमें बिल्कुल गरीब तबके के लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, आज वो उनका बिल्कुल सुकुशल व्यवस्थित रूप से उनका जीवन वो मकानों में रह के व्यतीत कर रहे हैं। पहले सर कच्चा मकान था, पूरा डस रहा था और बरसात में भी बहुत परेशानी आती है, बच्चों को सुलाने में सबकी परेशानी आती थी। जो पीएम किसान ये आई आवास योजना तो इससे अच्छा लाभ मिला, तो इससे सहायता से मकान बना लिया। पहले कच्चा मकान था, रोटी करना का होता और पानी टिपकता रहता था, बहुत दिक्कत आती थी और मोदी जी ने मकान दिलाया तो अच्छा काम हुआ है, सब बढ़िया हुए और बड़े चंगा रह रहे हैं। देश के तेल और गैस क्षेत्र के लिए बेहतरीन खबर आई है। अंडमान के समुद्र से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ऑयल इंडिया बुधवार से अंडमान निकोबार बेसिन में अपने नए तेल के कुएं की खुदाई शुरू करने जा रही है। डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में इस सेक्टर की नियामक संस्था डीजीएच के महानिदेशक डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ महीनों में अंडमान बेसिन से तेल का उत्पादन शुरू हो सकता है। मैम बहुत धन्यवाद। ये जो खबर है कि अंडमान से हमें नया एक्सप्लोरेशन की खबर आने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, जो भारत की जो नई पॉलिसी है जो 2016 में आए, जिसमें कि कंपनीज़ अपना खुद का एरिया ढूंढती हैं और उसके लिए बिड डालती हैं, उसमें ऑयल इंडिया ने अंडमान बेसिन में काफ़ी बड़ा
इलाका ले रखा है, एरिया ले रखा है एक्सप्लोरेशन के लिए। और ये बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए, बहुत संतोष का विषय है कि ऑयल इंडिया अपना वेल उसमें कल स्पट करने जा रहा है। हालांकि उनका जो एक्सप्लोरेशन है उसमें समय अभी लगेगा, कुछ महीने उनको अभी और लगेंगे। उसके बाद में फिर उसका वो विश्लेषण करेंगे, ये देखेंगे कि उसमें कितने तेल की संभावना है, गैस की संभावना है। और उनको पूरी हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि वो हमारे सीमा प्रहरी के तरीके से हमारे देश की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसमें अपना योगदान देने में जो वो प्रयास कर रहे हैं वो फलीभूत हो, उसमें हमको अच्छी सफलता मिले। फाइनली आपने कहा कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है, नया बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, उसको लेकर के हम कितनी उम्मीद जताएं कि कितनी ज़िंदगी आसान होने जा रही है जो भी इस सेक्टर में ख़ासतौर पर न्यू एनर्जी के सेक्टर में आने का प्रयास कर रहे हैं? सरकार की ओर से निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है कि बिज़नेस को, प्राइवेट कंपनीज़ को, गवर्नमेंट कंपनीज़ को वो माहौल मिले जिसमें कि वो स्वतंत्रता के साथ में और पूरे सक्षमता के साथ में निवेश कर सकें भारत में, कोई भी क्षेत्र हो जिसमें। और विशेष रूप से हमारा जो ऑयल का क्षेत्र है उसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें एक ये बहुत प्रशंसनीय कदम है कि जो पॉलिसी है जिसमें कि हमारा ORD अमेंडमेंट बिल अभी राज्यसभा में प्रस्तुत हो चुका है और अभी आने वाले पार्लियामेंट सेशन में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पार्लियामेंट इसको पास करेगी। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिससे कि जो हमारे बिजनेस हैं, निवेशक हैं, उनको कार्य करने में सहजता, सरलता मिलेगी। डॉक्टर गोयल, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो हम सभी को इंतज़ार है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुछ और भी अच्छे प्रयास हमें देखने को मिल सकते हैं और कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं। हम सभी को इंतज़ार है अंडमान से कुछ नई खुशखबरी का। कैमरामैन अशोक के साथ अजय मिस्टर, डी न्यूज़, दिल्ली। बिहार में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के सामने होगी। इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से शिकस्त दी थी। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया को मिली ये जीत किसी टॉनिक से कम नहीं है। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है और टीम ने 5 मैचों में 15 अंक के साथ ग्रुप स्टेज में खुद को शीर्ष पर रखा है। टूर्नामेंट में टीम ने अब तक 26 गोल किए हैं जबकि केवल 2 गोल खाए हैं। वहीं जापान ग्रुप स्टेज में 5 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा, उसने 6 गोल किए और 9 गोल खाए। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 20 नवंबर को खेला जाएगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।